आज के शो में। हैरान कुन पेशरफ्त, क्या इस्लामाबाद में हुकूमती रिट खत्म? ये असूल साबित नहीं होगा कि रिट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर। असल जिम्मेदार कौन? क्या वजीर दाखिला को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? रेंजर चले गए तो एहसन इकबाल को क्या मसला है इसमें? आपने जो लास्ट टाइम तमाशा देखा था जो हुआ है नैब कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है वो जज कहते हुए कि ये नैब का कोर्ट था या आप जाके वहाँ प्रेशराइज कर रहे हैं नैब के जजेस को? इदारों में तसादुम की साजिश, क्या मोहरे बेनकाब होंगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इस्लामाबाद में जो कुछ हमने मंजर देखा उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या हुकूमती सतह पर वजारत दाखिला जिसने आकर खुलेआम एतराफ़ किया कि उसकी नहीं सुनी जा रही, वजीर दाखिला ने तो मुस्ताफ़ी होने तक का कह दिया कि अगर मामला तहक़ीक़ात की सूरत में सामने नहीं आते, जिम्मेदारों का तयन नहीं होता, उनको सज़ा नहीं दी जाती या कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो वो मुस्ताफी भी हो सकते हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया एहसन इकबाल साहब की तरफ से। इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह रेंजर्स अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आई, हुकूमत की तरफ से जिस तरह तासुर यह दिया गया कि ये कोई इदारा उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, जिस तरह अकाउंटेबिलिटी और पनामा के पूरे केस को लेकर कहा जाता है कि एक कोई साजिश है, मुबैना तौर पर कोई सरकर्दा पीछे कुव्वतें हैं, जो एक पूरा गेम सेट किया गया, एक प्लान सेट किया गया नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए। तो आज उस तासुर को तक़वियत देते हुए एहसन इकबाल और दीगर वज़रा नजर आए। और फिर आज हमने इमरान खान साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि स्टेट विद द स्टेट, जो आखिरी बार जुमला हमने जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब से, पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे सुना था 2012 के करीब, ये आज एहसन इकबाल साहब के जो जुमले जो थे वो अंग्रेजी में इसलिए अदा हुए कि वो एक ऑडियंस है, इंटरनेशनल ऑडियंस, अंग्रेजों, गोरों को, बाहर के लोगों को, वेस्टर्न पावर्स को, उनको सुनाना चाहते थे कि स्टेट विद इन द स्टेट है पाकिस्तान में, ये जमहूरियत के अलमबरदार हैं एहसन इकबाल साहब। ये इमरान खान साहब की तरफ से मौक़िफ़ आया। दो अहम कागजात आपके सामने रखते चले। एक तो वो खत जो कि एसएसपी इस्लामाबाद की तरफ से, अब जिस पर काफी बहस हो रही है कि एसएसपी इस्लामाबाद ने डीसी इस्लामाबाद तो खत लिखा था 1 तारीख को, इतवार के दिन, और इस खत में अहम तरीन बात यह लिखी हुई है कि रेंजर्स को तैनात किया जाए, 200 रेंजर्स के पर्सनल तैनात किए जाएं और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जिस दिन नवाज शरीफ साहब की प्रोसीडिंग है उसी दिन तैनात किए जाएं। लेकिन इस खत के जवाब में डीसी ने इसको अप्रूव किया या इसका अप्रूवल हुआ जिसके बाद यह मामला हुआ, यह सवाल अभी तक ताहाल जिसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन एसएसपी इस्लामाबाद बाकायदा उनका खत सामने आ चुका है। तो किसने खत लिखा, किसने दरख्वास्त करी डीसी इस्लामाबाद से, यह बात सामने आ चुकी है। दूसरी बात मजीद हैरान कुन है, या फिर आप कहें कि मजीद इंपॉर्टेंट भी है, संगीन भी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो ऑर्डर है आज का, उसके लास्ट पैरा में द एटमॉस्फेयर अराउंड द कोर्ट वाज पीसफुल. It is pointed out that the Rangers were deployed for security purposes. Deployment of Rangers is highly appreciable action of government. तो ये हुकूमत के जो एक्शन को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि गवर्नमेंट को जो है इस पर अप्रिशिएट करते हैं इस पूरे मामले पर कि उन्होंने इस तरह से रेंजर्स को तैनात किया जिसके जरिए पीसफुल माहौल वहां था। तो कोर्ट भी कह रहा है कि हुकूमत ने तैनात किया। अब जब कोर्ट कह रहा है कि हुकूमत ने तैनात किया तो हुकूमत खुद कह रही है कि हमें नहीं पता किसने तैनात किया। तो ये गुत्थी सुलझ नहीं रही, आखिरकार इतनी उलझ क्यों रही है और इस्लामाबाद में जिम्मेदार कौन है, हुकूमत कौन चला रहा है? क्योंकि एहसन इकबाल तो कहते हैं कि उनके अहकामात नहीं चल रहे, तो फिर किसका सिक्का चल रहा है, किसकी गवर्नमेंट चल रही है, किसके अहकामात चल रहे हैं, किसकी हुकूमतजूली हो रही है, किसके मामलात सामने आ रहे हैं? आज प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं और बड़ा सरकर्दा किरदार आपका पंजाब में तो है ही और सेंट्रल लेवल में लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मौजूद हैं, दिफाई तर्ज़-ए-निगार हैं, लाहौर से ही आप ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार इस्लामाबाद स्टूडियो से साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में आरिफ चौधरी जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हैं हमें ज्वाइन करेंगे, कानूनी नुक्ता नजर बताएंगे। मियां महमूद रशीद साहब, ये क्या इदारों को लड़ाने की साजिश है? ये कोई क्या स्टेज किया गया ड्रामा है? आज हुआ क्या आखिरकार मियां महमूद रशीद आपकी नजर में? किस तरह से ये हुआ जो एहसन इकबाल साहब का पूरा एपिसोड था? आपने कैसे देखा इस पूरे मामले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने जग हसाई का बायस बने हैं। एक क्रिमिनल है, साबिक वजीर आज़म है, उनकी पेशी है, क्या वज़रा को ये ज़ेब देता है? किस कानून के तहत ये एक मुलज़म के साथ पेशी के लिए अदालत में ज़बरदस्ती घुसना चाहते थे? और अगर अदालत ने अब अप्रिशिएट भी कर दिया
और एसएसपी इस्लामाबाद का वो लेटर भी मंजर आम पर आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ सिचुएशन को सबूत रखने के लिए किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत से उदाबरा होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर रेंजर्स जो है ना वो डिप्लॉय किए जाएँ। कमिश्नर को लिखा और उसके बाद वो रेंजर्स वहाँ पर आए। अगर हसन इकबाल साहब इतने बेखबर हैं तो मेरा ख्याल ये है कि इन्हें वाकई मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कोई जवाज़ नहीं है अखलाकी तौर पर भी, ये एक वज़ीर नहीं कई वज़ीरों की फ़ौज वहाँ पर चढ़ दौड़ कर उस एहतसाब अदालत के अंदर वो क्या वहाँ पर शो करना चाहते थे। इस मुल्क के अंदर क्या अनारकी है? क्या कोई अदारा काम नहीं कर रहा? क्या सिर्फ यही इनका काम है इन सारे वज़रा का कि एक नहल शख्स को बचाने के लिए वो लंगोट कस के मैदान में आ जाएं और किसी किस्म की कोई जो कानून ज़ाब्ता इखलाक उसकी परवाह किए बगैर हर हाल में नवाज शरीफ साहब की चाकरी और उनसे वफादारी को निभाना, ये इनका वलीन मकसद था जिसमें पता नहीं वो कामयाब हुए या नहीं हुए। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जागसाई बनी और मैं समझता हूँ इनकी रेट जो है अमली तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली वजीर आजम है। वो भी कहते हैं नवाज शरीफ नहल नहीं है, वो तो मेरे अभी वजीर आजम हैं। इन हालात के अंदर ये क्या पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को, बैरूनी दुनिया अहम बात की, मैं ये समझ जी सर बड़ी अहम बात सर। लेकिन खौफ आप समझते नहीं कि शहरियों में सर पाकिस्तान में पूरे में अब ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि इंटरनेशनली सर के आखिरकार अगर हुकूमत का वजीर वफाकी जो है वो इस तरह से बेबस नजर आए तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत चला कौन रहे इस्लामाबाद में, बागडोर किसके हाथ में इस्लामाबाद के? आपके जहन में सवाल है या इनके हाथ में है या फिर ये इख्तियार सही नहीं इस्तेमाल कर सके या ये इन्होंने मिसमैनेज जानबूझे किया, और अगर इनके हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ है? मियां महमूद रशीद साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अपनी हदूद क़यूद का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर मरकजी वजीर दाखिला वहाँ पर जाकर जिस अंदाज से बरस रहे थे वहाँ इंतज़ामिया के ऊपर, ये इन्हें ज़ेब देता था। ये तो खुद इनकी अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर रही है बात कि मुल्क के अंदर उनकी रेट ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा इसको प्रलॉन्ग करने के लिए इन सबको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कि वो भी कठपुतली के तौर पर अगर चाहेंगे कि एक साथ तक मुल्क में चलाएं तो मुल्क के अंदर क्योस है। पूरे मुल्क के अंदर हुकूमती रेट जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। और वज़रा के हालात जो आपने देख लिया हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं ये समझता हूँ इसमें बेहतरी है जो इमरान खान ने ये जो कहा था कि फौरी तौर पर नए मैंडेट के लिए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। नए इंतखाबात इन तमाम मसाइल का हल हैं। सही है, आप कहते हैं नए इंतखाबात हल है। ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब, आपके नज़दीक आज क्या जो हम एक खौफ था हमें कि पता नहीं हुकूमत किस तरह चलती है, क्या होता है, आज ऐसा हो गया, मंजर आम पर आ गया, क्या हुआ? यानी क्या रेट है गवर्नमेंट की कहीं पर? किधर आपको आज नजर क्या आया? आपने आज इंटरप्रेट क्या किया? आज के दिन के हुकूमत किसके हाथ में? एहसन इकबाल साहब कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, डीसी को किसने खत लिखा उन्हें नहीं पता, एसएसपी इस्लामाबाद ने बाद में खत्म हो गया, वो खत मंजूर हुआ नहीं हुआ, रेंजर्स को उसने तैनात किया। ये सारे अनगिनत सवालात हैं ब्रिगेडियर साहब, कौन इसका जवाब देगा? और इन सवालात से क्या और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है? क्या हुआ आखिरकार? बात यह है कि अदालत का पुराना प्रेसिडेंस आप देखें कि जब अदालत के अंदर मुजरिम के साथ लोग पेश होते थे या कोई हेयरिंग हो रही होती है तो उसके अंदर खसूसी तौर पे पासेस इशू किए जाते थे कि कौन लोग हैं जो उनको अटेंड कर सकते हैं। अब रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट का चूँकि मामला है और रेंजर्स पुलिस के साथ डिप्लॉय हुई है तो रेंजर्स का ये तो आप सोच नहीं सकते कि वो खुद ब खुद आसमान से वारिद हो गए और वहाँ के डिप्लॉय हो गए। उनको किसी ने कहा, और किसने कहा उसका लेटर आपके सामने आ गया। अब इसमें दो चीज़ें हम सोच सकते हैं, एक तो ये है कि इग्नोरेंस है कि आपको पता नहीं कि वो लेटर लिखा गया है जी। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ को स्कैंडलाइज करने की खुद कोशिश की जा रही है ताकि ये जो अदारों के अंदर जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर भी अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अमेंडमेंट तो पहले आ चुकी है जिसके अंदर कल कोई पता नहीं कि कौन सा जेल से निकल के कोई कैदी हो, कोई डाकू हो, कोई चोर हो, कोई लुटेरा हो, कोई मनी लॉन्ड्रर हो जो आके किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी बगैर सोचे समझे एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें जो एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रही हैं, मेरी नज़र में तो ये उसी सीक्वेंस में उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है। इनको सारा कुछ पता है कि क्या हुआ है और किस तरह हुआ है, लेकिन चूंकि वो एक चीज़ हुई है, अब उसको मुझे ये बताइए कि
पूरे के पूरे लाओ लश्कर का एक अदालत में पेश होना किस रैशनल के तहत पेश होना है। अगर एक शख्स की एक ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया है और कहा है कि जी आपने फौज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं जिनके ऊपर 2-2 तारीखें पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा लाओ लश्कर किस जगह जाता है, किस मुल्क में जाता है, किस जमहूरियत में जाता है। आपने जाना है बाहर खड़े हों अदालत के, जब वो बाहर आते हैं तो रिसीव कर लें। अब ये जितना प्रोसीजर चला हुआ है जिसमें गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब हाउस इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने कहीं देखा कि कोई जेल से आदमी निकला हो या किसी को अदालत ने सजा दी हो और वो जाके गवर्नमेंट के अगर आरिफ चौधरी साहब के साथ आ गए तो उनको लाइव कर दें हम स्क्रीन पे। जी साथ हैं हमारे आरिफ चौधरी साहब। तो मुझे ये लगता है, मेरी नज़र में ये है कि ये जानबूझ के एक स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए इन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी। और ये इसमें न सिर्फ ये कि इस इदारों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं बल्कि एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं जिस तस्वीर से उस मजलूमियत का इशारा हो जिस मजलूमियत की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत किसकी है। यानी ये कहने की कोशिश की जाए कि बाहर से कोई हुकूमत चला रहा है। सही बात कि ये जब सामने आएंगी, मैं इस बात पर मजीद ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, इसके बाद आएंगे तो हमें इस्लामाबाद से जो हमारे शुरका है, पैनलिस्ट हैं, वो भी साथ होंगे और अहम तरीन मसले पर, क्योंकि इस्लामाबाद में हुकूमत कौन चला रहा है बल्कि पूरे मुल्क में अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिस पर खुद आज वजीर दाखिला सवाल उठा रहे हैं, तो इसने बड़े पेचीदा किस्म के और संगीन नौयत के सवाल उठा दिए हैं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। मैं तो वजीर नहीं हूं, मुझे क्यों रोका गया? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आज जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर हुआ, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर हुआ, उस पर ही बात करेंगे। जो बाहर हुआ उसके ऊपर कभी हाईजैक्ट प्रोसेस, उसको उसमें स्टेट विद इन द स्टेट, बनाना रिपब्लिक, इसके अलावा बहुत से सवालात ऐसे उठे जिससे आज की पूरी हेयरिंग पर सवालात न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या जुडिशल कॉम्प्लेक्स बल्कि इस्लामाबाद के पूरे अहाते, हुकूमत की रियासती मशीनरी, रियासती रिट, सब चीजों पर अहम तरीन सवालात उठे हैं कि आखिरकार हु इज इन चार्ज, कौन चला रहा है हुकूमत आखिरकार। ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। जब वफाकी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बज़ाहिर हमें बेबस नजर आए तो हुकूमत किसके हाथ में है? आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर, सर इस्लामाबाद कौन चला रहा है? आरिफ चौधरी साहब, किसके हाथ में बागदौड़ है? कोई सियासतदान हैं हमारे हाथ में नहीं है, फिर और कौन चला रहा है इस पर इस्लामाबाद? चौधरी साहब, इस्लामाबाद को एक वफाकी जमहूरी हुकूमत चला रही है और उनकी रिट है, और अगर उनकी रिट ना होती तो अब तक जितने प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो ना हो रही होती। बात असल में ये है कि इस्लामाबाद को चलाने की बात से ज़्यादा अहम बात ये है कि आप ये ज़रा गौर करें कि पहले ही दिन से ये सारे का सारा प्रोसेस, इसे सिलेक्टिव जस्टिस कहा गया, इसे ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना इस हवाले से बनाया गया कि जनाब देखें बाकी लोगों के भी मामला आते हैं, हमारे नहीं आ रहा है और हमें जनाब कोई पीछे इशारा है जिसकी वजह से हो रही है बात। ये वो तासुर है जिसको उन्होंने आगे चलाना है और उस तासुर को चलाने के लिए उन्हें जो भी रास्ता इख्तियार करना होगा गवर्नमेंट को वो करेगी। पहली बात तो ये है कि क्या हमारे मुल्क में सिर्फ एक काम रह गया है? जिस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात दरपेश है वहाँ तमाम वज़रा जो हैं वो और मईशत की जो ज़ुबू हाली है वो भी सबके सामने मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सबके सामने है। वहाँ सिर्फ एक एसएसपी इस्लामाबाद का खत है, डीसी को पे बात नमूदार हुआ है। क्या ये सिर्फ सर ये यहाँ पर किसने अहकाम दिए थे? रेंजर्स तैनात हो, जब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं हमने नहीं दिए थे, डीसी ने कहा था हमने दिए थे जी। तो ये स्टेज किया, इन्होंने ड्रामा किया, सेट किया वफाकी हुकूमत ने, या सचमुच इनको नहीं पता कि कौन चला रहा है? पहली बात तो ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है इन्हें? मतलब है कि आप क्या काम, आप तनख्वाहें हमसे ले रहे हैं,
यानी हमारे टैक्सों से आप तमाम मामला चला रहे हैं, गाड़ियाँ वसाइल सारे के सारे जो है वो टैक्स पेयर्स के हैं, और आप काम सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म वहाँ पेश हो रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ की हालत ज़रा देखें, कितनी वहाँ गुंजाइश है लोगों के अंदर दाखिल होने की। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए, मुझे भी मेरे दोस्तों ने कहा कि जनाब वहाँ रोका जा रहा है, मैंने कहा भाई बात यह है कि अगर आपके केसेस हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर केसेस नहीं है तो फिर इवन जर्नलिस्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम इसलिए है कि वहाँ कोर्ट अपने मामला कंडक्ट ही नहीं कर सकती। उसकी वजह से ये है कि वहाँ मुदाखलत होती है, आप कोई कहीं बहस होनी है, कहीं सवाल होना है, अदालत ने किसी की कोई बात सुननी है, वो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो प्रोसेस को अगर आपने चलने देना है, पहले इसका तासुर ये कायम किया गया कि ये जी कोई कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही है, ना कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं और ना किसी को रोका जा रहा है, सिर्फ मैनेज किया जा रहा है कि वो जो डेडलाइन है उसके मुताबिक तमाम मामला चल सके, और उसी वजह से गैर ज़रूरी अफराद और जो गैर मुतल्लिक है उन्हें रोका जा सके। तारिक पिज़ा साहब, तो ये जो रेट का आरिफ चौधरी साहब ने किया ना, बड़ी अहम बात है, लेकिन ये जो सवाल आरिफ चौधरी साहब ने उठाया, इससे पहले गज़नफ़र साहब भी बात कर रहे थे, ये कई बार जो है वो सोशल मीडिया पर जो उनका अकाउंट है ऑफिशियल एहसन इकबाल साहब का, उस पर उनसे पूछा गया है, सहाफ़ियों ने सवाल उठाए। वो कहते हैं मैं वहां इसलिए गया था कि वहां पर मुझे इत्तला मिली कि रेंजर्स ने टोटल टेक ओवर कर लिया है, और जो जिला इंतजामिया कमिश्नर हैं उनकी जो लिस्ट है जो उन्होंने अप्रूव की थी मीडिया पर्सन्स की जो अंदर जाएंगे, जो PMLN के रहनुमा अंदर जाएंगे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उस इत्तला और शिकायत मिलने के बाद मैंने जाने का फैसला किया और मैं वहां पहुंचा कि उस शिकायत का अजाला कर सकूं। तो तारिक पिज़ा साहब, ये उनका मौक़िफ़ है एहसन इकबाल साहब का, डू यू एग्री विद दिस? पहली जो बात यह है, किसी वज़ीर दाखिला, खारजा, वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़जाना, किसी वफाकी वज़ीर का कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालतों से मुताल्लिक किसी मामलात में दखल अंदाजी कर सके। ऐसा करना कानून शिकनी है, आइन शिकनी है। उनके वहाँ जाने का जवाज़ 1% भी नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि इंतशार की उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए जिसमें यह कहा जाए कि देखें एक मुंतखब हुकूमत को बेबस किया जा रहा है और अदालतों के जरिए कोई अदारा ये कार्रवाई इस तरह कर रहा है कि हम लोग बेअसर हो जाएं, हम लोग नाकाम हो जाएं, और उसके नतीजे में बिलाखिर हमारी पार्टी की हुकूमत को भी फारिग कर दिया जाए। चाचे 3 अफराद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को मुंजमद कर रहे हैं। एक खाकान अब्बासी जो हर स्टेज पर खड़े होकर कहता है कि यहाँ पर तो इफ्तिताह के वक्त मैं नहीं, नवाज शरीफ मुस्तरद वजीर आजम को यहाँ पर होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का लाइसेंस अमेरिका को जारी कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई उसकी गर्दन पकड़ने वाला नहीं है। और एहसन इकबाल तीसरा आदमी है। ये तीनों लोग अफवाज पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है, और आज इनका चेहरा बेनकाब आपके प्रोग्राम के उन्वान को अगर मैं चुराऊं तो वो बेनकाब हो गया है, क्योंकि उसने कहा ओहो ये तो स्टेट विद इन स्टेट है, और स्टेट विद इन स्टेट कहां से आ गई? जाहिल इंसान, ये इतनी बात सोचो कि अगर फौजी हुक्मरानों ने, अगर फौज ने कोई कदम उठाना होता है ना, तो वो 200 फौजियों को या रेंजर्स को या अदालतों में नहीं भेजते, वो टेलीविजन स्टेशन की तरफ रुख होता है जहां से ऐलान होता है कि इक़्तिदार लिया जा रहा है। ये आपकी इमदाद के लिए, आपकी मर्दमशुमारी के लिए, आपके NA 120 के इंतखाबात के लिए, आप जैसे नाअहल हुक्मरानों की जमहूरियत को चलाने के लिए फौज अपने आप को दांव पे लगाई हुई है, और नतीजा निकल रहा है कि एक मुंह फाड़ कर भौंकने वाला वजीर, जिसकी जुबान काटने वाला कोई नहीं रहा इस मुल्क में, और वो ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी मुल्क को मुंजमद कर रहे हैं। देखें, एक होता है मुंतशिर करना, एक होता है मुंजमद करना। ये लोग पूरे मुआशरे में वो इंतशार पैदा कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में ये दुनिया को भी कह सकें और लोगों को भी पाकिस्तान में उकसा सकें कि देखा हम तो मुंतखब हैं, मेहनत से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो फौज और अदलिया है जो कि फौज के इशारे पर नाच रही है, ये इन दोनों मिलकर हमें बेबस बना रहे हैं। चाचा इसने जो कहा यार, वो जो खाता है फौज, लेकिन आपने भी क्या जो आपके नजदीक सारा पूरा स्टेज किया गया एक साजिश के तहत के इदारों को लड़ाया जा सके,
तारिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि सारा स्टेज किया गया, लेकिन जो पीटीआई इसका हल पेश कर रही है मियां रशीद साहब, इमरान खान साहब अभी दोबारा अपना मुतालबा जो थे वो दोहरा रहे थे कि इंतखाबात करे जाएं ताकि इस कठपुतली हुकूमत से या इस अनसर्टेनिटी के माहौल से निकला जा सके। सर, तो वो आप लोग खुद भी तैयार हैं इंतखाबात के लिए मियां रशीद साहब? यानी आपकी केपी के असेंबली इस्तीफा देने को तैयार है? अगर खान साहब इलेक्शन कॉल करते हैं तो असेंबली सारे मुस्ताफी हो, चारों सूबाई और वफाकी, यानी सब तैयार है? आपके एमएनएज ऑन बोर्ड हैं? और क्योंकि अभी तो आप लोग अपोजिशन लीडर का इंतखाब लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो क्यों तैयारी कर रहे हैं उसकी महमूद रशीद साहब? देखिए, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो नए इंतखाबात वाली बात है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, एक बरस के लिए मुल्क को इस तरह की पॉलिसीज़ को देखने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पूरे मुल्क में क्याओस हो और हुकूमती रिट किसी तरफ नज़र ना आ रही हो, खुद हुकूमती जो वज़रा हैं वो रियासत की जो बुनियादें हैं और चूल्हे हिलाने का काम सर अंजाम दे रहे हों, और बैरूनी सतह पर, अंदरूनी सतह पर, फाइनेंशियली, मुआशी तौर पर मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा हो, तो ये सारे हालात जो हैं वो खामोश तमाशाई बन के देखे रहने के लिए नहीं हैं। कम इनकी शक्लें देखते फिरें कि जी वो नवाज शरीफ साहब, और फिर ये जो कठपुतली वज़रा और वज़ीर आज़म हैं, उनका रोल पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर खुलकर सामने आ गया है कि उन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की फिक्र उन्हें खाई जा रही है कि रातों रात उसके लिए इजलास भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं, असम्बली का इजलास भी वक्त से पहले, शेड्यूल से पहले वो बुला लिया जाता है, और वो तरमीमी बिल जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो आज मंजूर सुना होने जा रहा, हो गया होगा अब तक। तो मैं ये समझ रहा हूँ हो गया, इन सारे हालात के अंदर वाहिद रास्ता ऐसा बचता है कि इस मुल्क को एक केस के जमहूरी तसलसल को जारी रहने के लिए फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं। हम तैयार हैं या नहीं तैयार, या कोई और पार्टी तैयार है या नहीं तैयार, ये एक अलग कहानी है। जब इंतखाबात होंगे तो सारे उसके लिए तैयार होंगे, और अगर ये बाज ना आए और ये मामलात इसी तरह चलते रहे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इससे बढ़कर और क्या बातें होंगी जो मरकजी वज़रा इस वक्त कर रहे हैं या वज़ीर आज़म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक चार्जशीट है 20 करोड़ आवाम की तरफ से। मैं ये समझ रहा हूँ इसका वाहिद हल वही है जो इमरान खान पेश कर रहे हैं, और एक ऑप्शन के तौर पर अगर ये होश के नाखून नहीं लेते तो पीटीआई शायद उस बारे में पहल करे और वो तमाम असम्बलियों से रिजाइन करे और नेशनल असम्बली से भी रिजाइन करे। इस बारे में भी हमने अपना होमवर्क जो है वो शुरू कर दिया है ताकि मुल्क किसी गैर जमहूरी हादसे का शिकार ना हो और ये जमहूरियत का तसलसल जो है वो जारी रहे। सिर्फ ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून और उनके हवारी ये चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए कि ये सियासी शहीद के तौर पर बने और मुल्क को होमवर्क फिर एक लंबे अरसे के लिए किसी गैर जमहूरी निजाम का हिस्सा। आपने होमवर्क कर लिया कि आप हमने होमवर्क काफी हो जाए ताकि इलेक्शन कॉल कर सकें। ये आपने होमवर्क कर लिया, नहीं आपके एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस केपी के और सेंट्रल लेवल पे दोनों ऑन बोर्ड हैं, पंजाब में भी सब ऑन बोर्ड हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, इस बारे में हमारी मीटिंग, आज भी एक मीटिंग थी, इस बारे में साइड बाय साइड हम अपना होमवर्क जारी रखे हुए हैं और कोई बंदा भी कुर्सी के साथ चिमटे रहने के लिए तैयार नहीं है। जब मुल्क के हालात इस कदर खराब हो जाएं, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार की कैफियत हो तो आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं पर ऐसे हालात जो पहले कभी नहीं इस तरह के बने, उनसे ओहदा बरा होने के लिए फ्रेश मैंडेट जरूरी है। तो उस फ्रेश मैंडेट के लिए आप लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं? यानी पहला कार्ड आप लोग खेल सकते हैं अगर शाहिद खान अब्बासी खुद ना डिसॉल्व करें असेंबली, तो पहला कार्ड आप लोग खेल सकते हैं, यानी आप खुद मुस्तैद होकर केपी के असेंबली डिसॉल्व कर दें, या आप इस तरह कर सकते हैं? ये जी ऑफ कोर्स, मैंने आपको कहा कि आज भी हमारी मीटिंग थी, कल फिर मीटिंग है, इस बारे में गौर खौज जारी है और होमवर्क का हमने स्टार्ट कर दिया है। होमवर्क स्टार्ट कर दिया। आरिफ चौधरी साहब, आपसे कानूनी तौर पे पूछना चाहूंगा, अभी मियां महमूद रशीद साहब ने कहा है कि होमवर्क स्टार्ट कर दिए, पहला स्टेप हम केपी के असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं फ्रेश मैंडेट के लिए, तो रिक्वायरमेंट लीगली क्या होगी? अगर ये केपी के असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो नए इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे वफाकी, पूरे मुल्क में कौमी इंतखाबात जरूरी हो जाएगा। कानूनी नुक्ता नजर क्या आरिफ चौधरी साहब? कानूनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन ही करवाना पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने जमहूरी सेटअप को कायम रखना है तो वहाँ आप फंक्शनल ना रहे आपका पार्लिमानी निज़ाम, तो आपको इलेक्शन फ्रेश मैंडेट हासिल करना पड़ता है। और फंक्शनल ना रहने का और डिसफंक्शनल होने का इससे बड़ा
सबूत क्या हो सकेगा कि एक पूरे एक प्रोविंस की असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है, उसके अलावा एक मेजर अपोजिशन पार्टी जो है वो रिज़ाइन कर जाती है असेंबलियों से, वहाँ वो मौजूद नहीं है, तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप इलेक्शन तो नहीं करवा सकते। उसमें यही सूरत हाल होगी कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और मियाँ साहब की बात से मैं काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, आप देखें हमारे सारे दोस्त, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पैनलिस्ट जो हैं उसमें मुझे ज़रा बराबर कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आया, सारे के सारे इस नुक्ते पर सारे मुत्तफ़िक़ इलैह हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो अपना एजेंडा एग्जीक्यूट करने के लिए दिन रात बेताब है, और उनका एजेंडा ये है कि बिल आखिर गलियां ओमन सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, सिर्फ ये नज़र आए कि देखे जी सब ने मिलके हमारी रिट ख़त्म कर दी है, पीछे से कोई है हाथ हिला रहा है, और अल्टीमेटली तमाम इदारे जो हैं मजबूर हो जाए। आप देखें कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपने सबसे पहले हमला शुरू कर दिया है अदालत के ऊपर। अदालत का फैसला मैं आज भी यहाँ आने से पहले पढ़ रहा था कि अदालत ने जो फैसला किया उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वह इतना गलत है कि यानी अदालत ने शुरू किया इस बात से कि ये इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द जजमेंट। जो पहली जजमेंट ऑलरेडी 2 जज साहबान की थी, उसकी कंटिन्यूएशन में जजमेंट आई और उसे ये कहा, और फिर 16 उन्होंने तकरीबन ये यानी बेइंतहा कागजात इसकी तफसीलात में मजीद जाते हुए, लेकिन 26 या 27 आप इस आइडिया से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं जो पीटीआई ने दिया है कि, और ये कि आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जानी है, पार्लियामानी निजाम हो जाना है। अगर पीटीआई असेंबली से निकल जाती है, केपीके से और सेंट्रल से भी, फेडरल से भी निकल जाती है, तो ब्रिगेडियर गजनफर साहब कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी मुल्क को इस अनसर्टेनिटी से निकालने के लिए। गजनफर साहब ये स्ट्रैटेजी अगर पीटीआई अगर इंप्लीमेंट करती है और अस खुद अगर मुस्ताफी हो जाए केपीके से और सेंटर से, तो आपके नजदीक गजनफर साहब कितनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होगी? बात यह है कि पहले तो मारूजी हालात को देख लीजिए कि क्या इस वक्त हुकूमत उस तरह परफॉर्म कर रही है मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में, और जो आपके अदारे हैं। आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी, जो कुछ उन्होंने कहा, IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ी। कल आर्मी चीफ अफ़गानिस्तान में गए थे और वो बात करना चाहते थे पीस प्रोसेस जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ चल रहा है, और ट्राईपैट्राइट समिट के अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान जाके बातचीत की। जो कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, तो वो जो तमाम चीज़ें जो आपके यहाँ एक थ्रेट के तौर पे उभर रही हैं, क्या गवर्नमेंट उनका रिस्पांस दे रही है? यहाँ पे तो सिर्फ रिस्पांस एक ट्रैक माइंडेड है कि किसी तरह एक ऐसे शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ही इज़ अ चीटर, या उसको डिस्क्वालीफाई किया गया कुछ स्टेट कुछ चीज़ें जमा कराने पे, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि साहब अदालत में एक ट्रायल चल रहा है पूरी फैमिली का, उसके ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत तमाम जिंदगी शोबों को छोड़ के एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रही है। तो क्या ये फंक्शनल स्टेट है इस वक्त? अगर फंक्शनल स्टेट नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी जिसको निकाला गया है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो हालात किस चीज़ का तकाज़ा करते हैं? और अगर वो प्राइम मिनिस्टर निकल चुका है और उसके बाद उसके बाद जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो न सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है बल्कि बाकी मुड़ मुड़ के उसी तरफ देख रहा है जिस शख्स के बारे में बहुत सारे और भी सवालात उठ रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। 71 आपने विजिट किए, एक टेडी पैसे की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आए, तो आप विजिट करने किस लिए गए थे? जब ये इस किस्म की चीज़ें नहीं हो रही तो उसमें क्या करना है? जब आपके यहाँ एक घर आपको सूट नहीं करता, आप दूसरा घर किराए पे ले लेते हैं। आपको एक सिस्टम सूट नहीं करता, आप उस सिस्टम में तब्दीली करने की कोशिश करते हैं। आपका एक अदारे का हेड सूट नहीं करता, आप दूसरा हेड अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन जो हेड अपॉइंट करते हैं वो पूरी तरह फंक्शनल होता है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। ही डजंट लुक बैक, को सहारे की तरफ नहीं देखता। तो इन तमाम हालात में मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि किसी नए मैंडेट की तरफ जाया जाए, चाहे वो मैंडेट दोबारा मिलके इस पार्टी की तरफ आ जाए। अगर तो आप जमहूरी तरीका कार कहते हैं, लेकिन फ्रेश अगर तो आप जमहूरियत की कंटिन्यूटी कहते हैं जिसका ढोल रोजाना बजाया जाता है, जिसका रोजाना वो पीटा जाता है, और उस जमहूरियत का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि जब अदारे किसी को रोकते हैं एक केस जो है वो सही तरीके से चले तो उसके ऊपर उसको स्कैंडलाइज कर दिया जाए। ये जान के स्कैंडलाइज कर रहे हैं चीजों को। मजीद सवालात कुछ अहम हकायक बेनकाब करते हैं और सवालात के हवाले से जो SSP इस्लामाबाद
इस्लामाबाद और आज का फैसला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस रोशनी में आखिरकार किसके ऑर्डर्स थे, किसके नहीं थे, कोई साजिश थी? अभी आपने बड़ी गुफ्तगू सुनी है अपोजिशन की तरफ से, वो कार्ड का भी हमने जिक्र कर दिया है जो प्ले कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली से मुस्ताफी होकर, वो क्या कैफियत क्रिएट कर सकती है, उस पर ही बात हो रही है। इस ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम हकाइक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। मैं तो वजीर नहीं हूं, मुझे क्यों रोका गया है? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात आज होने वाले इस पूरे एपिसोड में, जहां हमने देखा कि एक वफाकी वजीर जो इस वक्त दाखिला के हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी तरफ से जो बातें सामने आई, उन्होंने जिस तरह कहा कि स्टेट की रिट जो रियासती मशीनरी है उसकी रिट, उस पर सवाल उठाए कि वो आखिरकार कहाँ है। उन्होंने एक जगह ये भी सवाल असिस्टेंट कमिश्नर से पूछा कि क्या ये बनाना रिपब्लिक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं है? ये किस तरीके से हो सकता है कि वफाकी वजीर दाखिला जिसके मातहत रेंजर्स का इदारा हो उसको अंदर नहीं दाखिल किए जा रहा, और किस अहकामात के तहत रेंजर्स वहां? ये बड़े अहम सवाल तो उन्होंने उठाए हैं। आज हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ दरअसल एक साजिश है, ये साबित करने के लिए और इदारों को मुबैना तौर पर आपस में लड़ाने के लिए, उनमें आपस में इस वक्त एक ऐसी फिजा कायम करने के लिए, जैसे तासुर उभरे के नवाज शरीफ साहब को इसलिए निकाला गया है क्योंकि इदारे उनके खिलाफ थे। ये साजिश को मजीद तकवीत देने के लिए, इस तासुर को मजीद तकवीत देने के लिए आज ये तमाम जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर हुआ, ये इसलिए हुआ, ये हमारे पैनलिस्ट कहते हैं। तारिक पीरजादा साहब, मैंने अभी इलेक्शंस की अपने बात करी, ये अनसर्टेनिटी, एक अजीब सी जो एक कैफियत है इस मुल्क के अंदर, इसका खात्मा नए इंतखाबात से मुमकिन है जो इमरान कहते हैं, यही हल है या कुछ और, या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें और कोई तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की बातें, ये कोई हल है क्या? या इलेक्शन फौरी हो जाए, मुद्दत फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म बुनियाद पर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए फ्रेश माइंडेड के लिए? तारिक साहब, बहुत आसान जवाब है। अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत का बुनियादी तकाजा पूरा नहीं करते तो फिर किसी और ही निजाम ने यहां पर आना है ना। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद किस पर है? अगर हुकूमत को पर लोगों का एतमाद कायम रहता है या किसी कानूनी फैसले के नतीजे में हुक्मरान वक्त या वजीर आज़म निकाल दिया जाता है तो उसका दूसरा कदम यह होता है, जैसे कि अभी थाईलैंड में हुआ, उसे क्या कहते हैं, जनूबी कोरिया में हुआ, सब लोग करप्शन पे निकाले गए, ब्राजील में करप्शन पे निकाली गई औरत, यहाँ रोमानिया में सदर साहब जा रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है, सब करप्शन पर। लेकिन किसी ने मुल्क में इंतशार पैदा करने की, इन मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की तहरीक नहीं चलाई। ये खुसूसियत पाकिस्तान में रियायत हासिल है हुक्मरानों को कि वो मुल्क के कानून को भी तोड़ें और उसके से फायदा उठाते हुए इंतशार पैदा करके दोबारा वापस आए। ये सही है, यही बात है तारिक साहब। मैं एक फिक्रा कहने दे, बिल्कुल एक सेकंड मुझे फिक्र, इसी का जवाब देने दे। पार्लिमानी जमहूरियत का बुनियादी फलसफा ये है कि जिस वक्त एतमाद खत्म होता है फौरी तौर पर आप इलेक्शन कराते हैं। टेरेसा मे ने अभी उसको जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, उसने फौरी तौर पर इलेक्शन कराया, बल्कि उसकी जमहूरियत कम हो गई। ये जापान, एक और मिसाल, जापान के वजीर आजम ने शुमाली कोरिया के मसले पर अभी जनाब उसका कहते हैं पार्लियामेंट तोड़ी है। यार, इस पार्लियामेंट को तोड़े, अगर आप नहीं तोड़ते हैं फिर कोई और सेटअप तो आएगा। सही। यानी आप कहते हैं इलेक्शन कॉल किए जाएं। मियां महमूद रशीद साहब, सर ये अब इसको कॉल करने का तरीका आपने अपने कार्ड्स बताया, आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये करेगी इलेक्शन कॉल, यानी जो आपका मुतालबा है ये आपको मौजूदा हुकूमत पूरा करती हुई नजर आती है, या फिर आपको अपने ऑप्शन पे जाना पड़ेगा जो आपने डिस्कस किया है? आप कहते हैं आज भी डिस्कस हुआ है मियां महमूद साहब। देखिए, अगर आप हकायक को देखें तो मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और उनका क्रिमिनल होना एक साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब ट्रायल कोर्ट के अंदर उसकी जो तफसीलात हैं वो आ रही हैं, करप्शन केसेस और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें। तो पिछले इंतखाबात के अंदर जो मैंडेट मिला था वो तो नवाज शरीफ को, अब भी जुबान ज़दे आम है ना, वोट तो नवाज शरीफ का है जी। यानी एक हेड जो है पार्टी का, वो अगर डिस्क्वालीफाई होता है और उसके ऊपर अदालतों की तरफ से संजीदा किस्म के सिर्फ इल्जामात नहीं, वो चीजें साबित हो जाती हैं, तो उसके बाद उसका लामहला नतीजा ये था कि ये सारा सिस्टम जो है ये घर जाता और फ्रेश मैंडेट देती। ये इखलाकी करेज इनके अंदर होनी चाहिए थी।
मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जमहूरियत का तकाजा था कि इनको जो मैंडेट दिया था नवाज शरीफ को, वो जब अदालत उज़्मा की तरफ से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया और इन्हें नाअहल करार दे के और मुजरिम डिक्लेयर करके घर भेज दिया और अब ये नैब अदालतों के अंदर पेशियां भुगत रहे हैं, तो इन्हें ये चाहिए था कि ये खुद कहते कि जनाब हम घर जा रहे हैं, मुझे लोगों ने वोट दिया था, मैंडेट दिया था। बार बार जुबानी तो ये कहते रहे अवाम की अदालत में जाएंगे, अवाम की अदालत से फैसला लेंगे, लेकिन इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं आई कि वो डिसॉल्व करते पूरे सिस्टम को और कहते आइए जी अवाम की अदालत में चलते हैं। होना यही चाहिए कि नवाज शरीफ ने कौम से वोट लिए थे, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका मैंडेट खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इज अ क्रिमिनल। तो अब अगर ये नहीं करती तो ये सिलसिला जो है आइंदा 1 बरस तक मुल्क मुतहम्मिल नहीं है जी। जिस तरह के इंतहाई शदीद एक्सटर्नल इंटरनल इस वक्त क्राइसिस से दो चार है हमारा मुल्क और स्टेट, वो ये अफोर्ड नहीं करती कि ये उज़्वे मुअत्तल की तरह की हुकूमत, कठपुतलियों की ये हुकूमत जो है, ये इतने शदीद खतरात हमारे मुल्क को दरपेश हों और हम तमाशा देखते फिरें 20 करोड़ अवाम के जनाब इसे चलने दिया जाए। इसके लिए फ्रेश मैंडेट जो है वो अज़बस जरूरी है, वरना खुदा ना खास्ता मुल्क जो है किसी हादसे से दो चार हो सकता है। मतलब ये खतरा भी है इस पर मियां महमूद रशीद साहब, यानी जो हम सुनते आ रहे हैं अफवाहें, आप कह लें जेरे गर्दिश बातें, ड्राइंग रूम टॉक, टेक्नोक्रेट सेटअप और तवील मुद्दती हुकूमत, बांग्लादेश मॉडल जो आज से नहीं पीपल्स पार्टी के दौर, तो वो खतरा है मतलब आपके नजदीक अगर इलेक्शंस कॉल नहीं होते तो एक आपको एडवेंचरिज्म का खतरा या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई चीज होने का खतरा मौजूद आपको नजर आ रहा है महमूद रशीद साहब? देखिए ये एक हद होती है हर चीज की जी। जब तमाम हदों को वो हुकूमत जो मुहाफ़िज़ और निगहबान होनी चाहिए स्टेट स्ट्रक्चर की, अदारों की, और जो क्राइसिस हैं उसको फेस करने के लिए उनकी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम पिछले 3 हफ्ते या 1 महीने से देख रहे हैं कि हर चीज कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। बैरूनी सतह पे जो ख्वाजा आसिफ ने जो गुल खिलाए हैं, जिन ख्यालात का इजहार किया वो भी आपके सामने है। इसहाक डार साहब एक मुजरम जो है वो मिनिस्टर के तौर पे वो किस तरह से डील करेंगे IMF से, फाइनेंशियल अदारों से, इंटरनेशनली जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है उसको वो किस तरह से हैंडल करेंगे, उसकी उनकी इखलाकी रेट क्या रह जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो उन हदूद को ये फलांग रहे हैं। अगर ये इनकी इसी तरह से उछल कूद रही और यही एटीट्यूड रहा तो फिर खुदा ना खास्ता जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो वाकया हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम ये चाहते हैं कि जमहूरियत का ये जमहूरियत निशानदेही कर दी, शरीफ खानदान का नाम नहीं है जी। ये मियां महमूद रशीद साहब एक बड़े कदावर सियासी शख्सियत है, देखते आ रहे हैं सियासी माहौल को सालों से, ये जिस खतरे की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर गजनफर साहब क्या यानी जो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हदूद है उस हदूद से तजावुज कुछ वज़रा कर रहे हैं, तो ब्रिगेडियर साहब वो सबर जो वो लाइन है वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है या हो जाएगी, और अगर होती है तो क्या रिएक्शन आ सकता है मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से जिस खतरे की निशानदेही महमूद रशीद साहब कर रहे हैं, क्या वो खतरा है गजनफर साहब? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी के 2 वजीर आजम घर गए, सिस्टम चलता रहा, नए इलेक्शन हो गए जी। अब बात उस वक्त अदारों का टकराव नहीं हुआ, अदारे को मान लिया गया। अब इस वक्त जो हालात हैं उसमें जिस तरह कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज़ अपनाई हुई हैं, और उसको दुख की बात यह है कि एक तो होता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है जो कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स लेके चलता है, हुकूमत जो होती है वो उसको कंट्रोल करती है। अब मुसीबत ये है कि दोनों का नेक्सस हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब निकले हुए हैं और उनके साथ जो हुकूमत के वज़रा और हुकूमत है। जब ये सूरत हाल होगी इसमें आप एंड रिजल्ट क्या देखते हैं? इसमें एंड रिजल्ट है कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, वो वीक, वो बजाते खुद एक डिबैकल है। आप और बात ना करें, आप लॉन्गर टर्म में देखें कि इस सिचुएशन का कंटिन्यू करना, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ तो खैर होनी नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह चलती है तो ये भी अदारों का एक डिबैकल है और बहुत बड़ा डिबैकल है, और इसके जिम्मेदार हुकूमत है। अच्छा, हुकूमत वक्त इस डिबैकल की, इस क्राइसिस की पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर हुकूमत रेजिलियंट है,
फोरथॉट रखती है, तो वो उसको कहना ये चाहिए कि हम हुकूमत का कारोबार एक तरफ चलेगा, लेकिन जिन लोगों पे कदगन लगी है और जिनके मुकदमात चल रहे हैं वो अपने मुकदमात फेस करें। हो सकता है कल वो एहतसाब अदालत से बरी हो जाए, और ये दुनिया में इसी तरह होता है। अगर सजा होगी तो सजा खतरा नहीं है गजनफर साहब आपकी नजर में? उसका खतरा नहीं है, आप कहते हैं इसका इस हुकूमत का इस तरह चलना खतरा है? मेरी नजर में किसी मेरी नज़र में जो ख़तरा है वो है कि इस पाकिस्तान की इंटरनल कोहिजन जो है, पाकिस्तान की जिसको आप पोलाइटी कहते हैं, वो दर्जा ब दर्जा हुकूमत की मर्जी, हुकूमत वक्त की पॉलिसी से और उनकी मर्जी से तबाह होती जाएगी। अच्छा। और इसी रियासत के लिए सबसे बुरी चीज ये होती है कि उसकी अदारों की पोलाइटी और उसकी अदारों की जो कोहेसिवनेस है उसको अब तबाह कर दे। उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे और इसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ेगा। जितना बोझ आएगा, जब आपके पास एक ऐसे वजीर खजाना होगा जो डिसक्वालिफाइड है, जिसका चीटिंग में नाम आया है, जिसका नाम यह है कि उसने अनप्रोपोर्शनेट किस्म के असासे बनाए हैं, वो जब पॉलिसी रन करेगा तो उसका जो डायरेक्ट डैमेज होगा वो अवाम को डैमेज होगा, तो वो लोगों को क्योंकि इंटरनेशनली जब परसेप्शंस खराब होंगी तो वो इंटरनेशनली परसेप्शन जब खराब होंगी फ्रेश मैंडेट, वरना इस तरह की मिसालें, उसका इफेक्ट जो है आपके वैसी हालात पे आएगा। फ्रेश मैंडेट वरना इस तरह की मिसालें और ये उस तबाही से ज्यादा है। हम देख सकते हैं और जो ये आरिफ चौधरी साहब, ये तो बड़े अहम बात हो रही है और ये बड़े अहम मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से खतरात हैं जिसकी निशानदेही आज हो रही है इस प्रोग्राम में। तो आपको क्या लगता है, यानी हमारे जो आईनी कानूनी जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन उसको मद्देनजर रखते हुए क्या खतरा कोई है, एडवेंचरिज्म का खतरा है अगर इलेक्शन नहीं होते, जो खतरे की निशानदेही मियां महमूद रशीद साहब भी कर रहे हैं और दीगर पैनलिस्ट भी कह रहे हैं बातों में कि भाई कुछ हो सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपको भी लगता है, डू यू फोरसी दिस, आरिफ चौधरी साहब? मेरी आवाज़ में खास इस्लामाबाद में डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन हमने प्रोग्राम में अहम तरीन सवालात उठाए हैं, कुछ अहम चीज़ों की निशानदेही की है, मुकाम पर पहुँचे हैं। कमेंट्स कानूनी और जो कानूनी और आईनी नुक्ता नज़र से नहीं ले सकेंगे, लेकिन फ्रेश इलेक्शन इमरान खान साहब ने कॉल किए। आज का जो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, इस्लामाबाद कौन चला रहा है, किसके हाथ में भाग दौड़ है, ये आज हमने बेनकाब किए, सवालात उठाए हैं। आज आने वाले खतूत सामने और उस जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का ऑर्डर है उसको सामने रखते हुए तो फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के पेज के ऊपर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।